गुलफाम अहमद हाथों में 3 शॉपिंग बैग लेकर घर में दाखिल हुए तो बरामदे में तख्त पर बैठी रजिया ने आवाज लगाई, क्या ले आए हमारे शोर नामदार। वो बोली, अपनी बेगमात के लिए गिफ्ट लाया हूँ। गुलफाम अहमद ने करीब आते हुए कहा और बैग में से जोड़े निकालकर इसके करीब तख्त पर डाल दिए। रजिया कपड़ा उठाकर देखने लगी। ये तुम्हारा है। गुलफाम अहमद ने एक जोड़ा उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। हाँ हाँ, इन दोनों के लिए तो अच्छे अच्छे लिए हैं और मेरे लिए हस्बे आदत सबसे बुरा। वो तंग कर बोली। आंखें फाड़ कर देख, सबका कपड़ा और कीमत एक ही है, बस प्रिंट और कलर का फर्क है। शैला तुमसे ज्यादा गोरी है, इसीलिए इसके लिए तेज कलर ले लिया है। गुलफाम अहमद ने कहा। हाँ, इसके गोरे तन पर ही तो तुम मर मिटे हो। रजिया ने तीर बरसाया। तुम्हारा पारा तो हर वक्त चढ़ा ही रहता है। मैं ये इन दोनों को देने जा रहा हूँ। गुलफाम अहमद ने कपड़े समेट कर बैग में डाले और जीने की तरफ बढ़ गए। जाओ जाओ, अपने हाथ से अपनी उसको पेश करो। रजिया ने जले लहजे में कहते हुए पीछे से आवाज लगाई, और थोड़ी देर इनके कदमों में भी बैठ जाना ताकि तुम्हें दिली सुकून मिल जाए। हम तो तुम्हें सुइयां चुभोते हैं और वो तुम पर फूल बरसाती हैं। जीना चढ़ते हुए रजिया की मुसलसल बक बक की आवाजें इनके कानों में आ रही थीं। खुदा जाने इनके दिलों में भरी हुई कदूरत कब निकलेगी। सोचते हुए वो ऊपर आ गए। गुलफाम अहमद और रजिया की शादी को 8 साल हो चुके थे। इनके 2 बेटे और एक बेटी थी। रजिया मिजाज की बहुत तेज थी। शादी के 2-3 साल तक तो वो बहुत अच्छी रही, फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना। गुलफाम अहमद के बहन भाइयों से बदसलूकी करना इसका वतीरा बन गया। गुलफाम अहमद का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। इनकी अनथक मेहनत की वजह से कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। रुपए पैसे की रेल पेल थी। जाती 2 मंजिला मकान था। तीसरी मंजिल पर भी 2 कमरे, बाथरूम और किचन वगैरह बने हुए थे। गुलफाम अहमद के दूर पर एक रिश्तेदारों में शादी थी। वो भी रजिया समेत इसमें शरीक हो रहे थे। उस दिन मायूं थी। सारी रसूमात अदा करने और खाना खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। गुलफाम अहमद भी रजिया के साथ वहीं मौजूद थे। बस अब दुआ करो कि शैला की शादी भी हो जाए ताकि तुम सब भाई इसके फर से फारिग हो जाओ। वहां बैठी किसी खातून ने कहा, कौन करेगा इस लंगड़ी लूली से शादी। ये तो सारी उम्र हमारे सर पर बैठी मूंग दलती रहेगी। शैला की सबसे बड़ी बावज ने जहर खान लहजे में कहा, ऐसे तो ना कहो। अगर अल्लाह ताला ने इसका जोड़ा बनाया है तो जरूर इसकी शादी हो जाएगी। एक खातून बोली, 23 साल के पेटे में है, अभी तक तो कोई आया नहीं। छोटी भाभी बोली, लड़कियों की कमी है क्या जो कोई इस लंगड़ी से करेगा। बड़ी भाभी ने कहा, ऐसे ना कहो, चलती फिरती है, घर का सारा काम काज करती है, कोई मोहताज थोड़ी है। वो खातून भी हार मानने को तैयार ना थी। ओ ना, बड़ी भाभी ने तंजिया अंदाज में सर झटक दिया। अच्छी अच्छियों को तो रिश्ते मिलने मुहाल हो रहे हैं, इसको मिल जाए। छोटी भाभी की जुबान कैंची की तरह चल रही थी। इंशाल्लाह इसे भी अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा। खातून उम्मीद भरे अंदाज में बोली, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, इसे भी कोई मिल जाए तो हमारी जान छूटे। दोनों भाभियां जली कटी सुना रही थीं। शैला कुछ फासले पर खड़ी बिखरी हुई चीजें समेट रही थी। गुलफाम अहमद ने इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर फैला कर उन्हें साफ महसूस हो गया था। काफी बरस पहले उन्होंने इसे देखा था। तब और अब में बहुत फर्क आ गया था। अब तो वो बिल्कुल मुरझाई हुई लग रही थी। बचपन में पोलियो की वजह से इसका एक पैर थोड़ा मुड़ गया था, जिसकी वजह से इसकी चाल में लंग आ गया था। सूरत शक्ल की अच्छी होने के बावजूद इसे कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं था।
गुलफाम अहमद घर वापस तो आ गए, लेकिन इनकी दिलो दिमाग पर औरतों की काटदार गुफ्तगू और शैला के चेहरे पर फैला कर्क जैसे जम कर रह गया। औरतों की बातों से उन्हें बहुत खौफ महसूस हो रही थी। कोई नहीं आएगा इसके लिए, कोई इसे कबूल नहीं करेगा। आवाजें बाज गश्त बनकर इनके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसने लगी। मैं कबूल करूंगा इसे। एक ख्याल इनके ज़हन के पर्दे पर दर आया। लेकिन तुम तो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप हो। दिमाग ने सरजनिश की। तो क्या हुआ? इस्लाम ने मर्दों को 4 शादियों की इजाजत शायद इसीलिए दी है। दीन में है कि मर्द अगर 4 बीवियों के साथ इंसाफ और एक साथ सलूक करे, इनके हकूक पूरे करने की इस्तिताअत रखता हो, तो वो 4 शादियां कर सकता है। और मैं इतनी इस्तिताअत रखता हूँ कि दोनों के साथ एक साथ सलूक रख कर दोनों के हकूक पूरे कर सकूं। दिल से आवाज आई। तब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो शैला से शादी करके इसकी महरूमियां दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने फैसले के मुतालिक रजिया को बताया तो वो एकदम भड़क उठी। हाँ हाँ, मुझे बर्बाद कर दो, मेरे ऊपर सौकन ले आओ। उसे खुशियां देने के लिए मुझे दुख देना चाहते हो। वो दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगी। देखो, इसके आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऊपर वाली मंजिल में रहेगी, इसकी हर चीज अलग होगी। गुलफाम अहमद ने उसे समझाने की कोशिश की। वो नागन बनकर सारी उम्र मेरे सीने पर लौटेगी, मेरा सुख चैन छीन लेगी, और तुम कहते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दाढ़ी, अरे वो इंसान है, नागन कैसे बन सकती है? गुलफाम अहमद ने बात को मजाहिया अंदाज में लेना चाहा। अच्छी तरह सुन लो, अगर तुमने मेरे जीते जी दूसरी शादी की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। रजिया बोली। वाह भाई वाह, खुदकुशी करके अपनी आकबत खराब कर लोगी, सीधी जहन्नुम में चली जाओगी। लेकिन दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करोगी। गुलफाम अहमद बोले। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। रजिया ने कहा। तुम औरतों ने खामखा सौकन को हवा बनाकर ऐसा पर सवार कर लिया है, गुलफाम अहमद ने कहा। रजिया ने रो धोकर मुंह फुलाकर धमकियां देकर उन्हें दूसरी शादी से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन वो अटल फैसला कर चुके थे। अगर इनके वजूद से किसी और औरत की महरूमियां दूर हो जाएं, इससे भी जिंदगी की खुशियां मिल जाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो सोचते। फिर वो 4 गवाहों की मौजूदगी में शैला से निकाह करके इसे अपने घर ले आए। उन्होंने शैला की रहायश के लिए ऊपर वाली मंजिल में बंदोबस्त कर दिया था। दूसरे दिन इनके ऑफिस जाने के बाद रजिया बिखरी हुई शेरनी की तरह ऊपर आ गई। नागन, तूने मुझे ही डस लिया, ये कहते हुए साथ ही रजिया ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। शैला को ये अंदाजा तो था कि इसका इस्तकबाल अच्छी तरह नहीं होगा, लेकिन इस कदर बुरे सलूक की भी इसे तवक्को नहीं थी। वो हक्का बक्का रह गई। तुझे जरा शर्म नहीं आई? मेरी जिंदगी में आग लगाते। तू डाइन बनकर हम सबको खाने के लिए आ गई। तुझे कोई और नहीं मिला तो मेरा शोर मुझसे छीन लिया। रजिया की आंखों में चिंगारियां सी फूट रही थी, जुबान जहर उगल रही थी। शैला की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो एक हाथ गाल पर रखे डबडबाई हुई आंखों से एक टक से उसे देखे जा रही थी। याद रख, मैं तुझे अपने शौर पर कब्जा जमाने नहीं दूंगी, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। अब जब वो आएगा तो तू मासूम बनकर इससे एक की 2 लगाएगी, इसके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन इनके दिल में तो क्या, तू इस घर में भी अपनी जगह नहीं बना पाएगी। रजिया पैर पटकती वापस चली गई। शैला के एहसाब जवाब देने लगे। इसे एहसास हुआ कि इसके लिए तो दोनों तरफ ही खाई थी। उधर भी औरतों की जहर उगलती बातें दिल को जख्मी करती थीं, और इधर भी जहर उगलती बातों से ही वास्ता रहेगा। शाम को गुलफाम अहमद ऑफिस से आने के बाद कुछ देर नीचे बैठकर ऊपर आ गए। दिन कैसा गुजरा? उन्होंने पूछा। अच्छा गुजर गया, शैला ने अपने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा।
रजिया यहाँ आई थी? उन्होंने पूछा। जी, इसने धीमी आवाज में कहा। इसने कुछ कहा तो नहीं? उन्होंने पूछा। नहीं, शैला ने मुख्तसर जवाब दिया। कमाल है, वो हंस दिए। वक्त तेजी से गुजरने लगा। गुलफाम अहमद दोनों बीवियों के साथ यकसा सलूक रवा रखते थे। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, आना जाना, हर चीज यकसा होती थी। उन्होंने शैला को भी आरामो आसाइश की हर चीज मुहैया कर दी थी। दोनों का आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं था। वो ऊपर वाली मंजिल पर और रजिया बच्चों के साथ नीचे रहती थी। गुलफाम अहमद दोनों को वक्त भी एक सा देते थे। छुट्टी वाले दिन बारी बारी इनको अलग अलग घुमाने फिराने ले जाते। उस दिन रजिया की बारी थी। वो घूमने जाने के लिए तैयार हो रही थी। शैला को भी साथ ले लें। गुलफाम अहमद ने अजराए मजाक कहा। क्या? रजिया ने आंखें दिखाई। वो बेचारी घर में अकेली है, क्या हर्ज है अगर हम इसे भी साथ ले जाएं? वो बोले। वो बेचारी नहीं, डाइन है, मेरा कलेजा चुबा रही है, रजिया भड़क कर बोली। तुम औरतें भी कितने छोटे दिल की और कमजोर होती हो। वो भी तुम्हारी जैसी ही औरत है, लेकिन तुम इसे डाइन समझती हो। गुलफाम अहमद हंस दिए। जो औरत किसी दूसरी औरत का शौर छीन ले वो डाइन ही होती है, वो बोली। लेकिन इसने तो तुम्हारा शौर नहीं छीना। तुम्हारा शौर तुम्हारे साथ है और अपने फराइज और तुम्हारे सारे हकूक पूरे कर रहा है। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम्हारे दिल में इस कदर कीना भरा हुआ है। उन्होंने कहा। अब चलोगी भी या उसकी तरफदारी में लगे रहोगे? रजिया बेजारी सी बोली। चलो। गुलफाम अहमद तीनों बच्चों और रजिया को लेकर रवाना हो गए। अगले इतवार को शैला को घूमने जाना था। रजिया के दिल में सुबह से ही जलन हो रही थी। जब भी शैला की बारी आती वो अंगारों पर लौटना शुरू हो जाती। गुलफाम अहमद से बेबात दंगा फसाद शुरू कर देती। तब वो बेजार होकर शैला के पास चले जाते। इसका बर्ताव इनके साथ बहुत अच्छा था। वो इनके पास आकर सुकून सा महसूस करते। रजिया की जली कटी बातों पर शैला खामोश रहती थी। यूं ही बर्दाश्त करते करते साल बीत गया और शैला बेटी की मां बन गई। गुलफाम अहमद को बेटी की आमद पर बहुत खुशी हुई, लेकिन रजिया जैसे अंगारों पर लौट गई। बावजूद कोशिश के वो शैला को तलाक दिलवाने में नाकाम रही थी। शैला के साथ इसने इसके मासूम बच्चे को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। अभी इसका बच्चा पूरे साल का भी नहीं हुआ था कि दूसरी बच्ची की भी आमद हो गई। अगर यही हालात रहे तो बहुत जल्द गुलफाम अहमद को पागल खाने जाना पड़ेगा। रजिया ने सेन में खड़े होकर मुंह ऊपर करके आवाज लगाई। ऐसे तो ना कहें, ये तो अल्लाह ताला की देन है। शैला खिड़की में आकर बोली। पुरानी तर्ज के बने हुए उस घर की ऊपर वाली मंजिल की खिड़की नीचे सेन में खुलती थी और रजिया उस खिड़की के पास आकर बुलंद आवाज में इसे बुरा भला कहती रहती। इसकी आवाज ऊपर साफ सुनाई देती थी। शैला इसकी बकवास सुनकर खामोशी इख्तियार कर लेती थी कि इसी में ही आफियत है। शैला को गुलफाम अहमद से कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने तो इसकी रूखी फीकी बेरंग जिंदगी में खुशियों के फूल खिला दिए थे। इसको घर बार और औलाद जैसी नियामतें मुयस्सर आ गई थी। वो मुतमईन थी, लेकिन रजिया ने इसका जीना हराम कर दिया था। वो इसे और इसकी औलाद को इस कदर कोसती कि बाज़ औक़ात शैला रोने पर मजबूर हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता इसकी कुव्वत बर्दाश्त भी जवाब देने लगी। अब वो भी खिड़की में खड़े होकर रजिया को जवाब देने लगी थी। शाम को जब गुलफाम अहमद घर वापस आते तो रजिया इनके कान भरती। वो तुम्हारी चहेती लाडली खिड़की में खड़े होकर इतने जोर से चीखती चिल्लाती है कि सारे मोहल्ले में इसकी आवाजें गूंजती हैं। वो सारे मोहल्ले में तुम्हारा मुंह काला कर देगी। तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी है इसने। और जब गुलफाम अहमद शैला से बात पुरस करने की कोशिश करते तो वो भी गुस्से में जवाब देती।
उन्होंने ही मेरा मुंह खुलवाया है। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। जब वो मेरे बच्चों को बुरी तरह कोसती हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गुलफाम अहमद को अंदाजा होना शुरू हो गया था कि दोनों तरफ बराबरी की ठन गई है। अब ये दोनों औरतें मिलकर इनकी जात को पीसना शुरू कर देंगी। हालांकि वजह ऐसी कुछ भी नहीं थी। वो तो दोनों से बराबरी का सलूक कर रहे थे, दोनों के हकूक अदा कर रहे थे, लेकिन औरतें अपनी फितरत से कब बाज आ सकती हैं। गुलफाम अहमद सोचने पर मजबूर हो गए थे। उस शाम अभी वो गेट से अंदर दाखिल हो ही रहे थे कि ऊपर वाली खिड़की से 2-3 आलू नीचे सेन में आकर गिरे। वो तो अल्लाह का शुक्र कि वो कुछ पीछे थे, वरना आलू उनके सर पर गिरने यकीनी थे। सेन में जगह जगह आलू पड़े थे। ये क्या हो रहा है? उन्होंने सर उठाकर खिड़की में खड़ी शैला से पूछा। वो कहती हैं कि आप मेरे लिए अच्छी आला क्वालिटी की सब्जियां लाते हैं और इनको सड़ी भूसी बासी सब्जियां लाकर देते हैं। मैंने दिखा रही थी कि जैसे आलू आपको लाकर दिए वैसे ही मेरे लिए भी लाए हैं, शैला बोली। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? गुलफाम अहमद गुस्से से दौड़े। ये तुम्हारी लाडली पागल हो गई है। ये तो तुम्हारे सर पर मारना चाह रही थी, वो तो अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। रजिया हंसते हुए बोली, उठाओ ये सारे आलू, वरना अभी तुम दोनों की खबर लेता हूँ। वो तहकमाना अंदाज में बोले। इस नाशुक्री ने फेंके हैं, वही आकर उठाएगी। रजिया इत्मीनान से बोली, मैंने तो सिर्फ 3 फेंके हैं, बाकी तुम उठा उठा कर फेंक रही थी और साथ में गालियां भी दे रही थी, शैला ने बताया। अभी 1 मिनट के अंदर ये आलू नहीं उठे तो तुम दोनों का हशर बुरा कर दूंगा। गुलफाम अहमद का खून खोल गया था। वो धमकी अमेज आवाज में बोले। तब रजिया ने जल्दी जल्दी आलू समेटने शुरू कर दिए। अब दोनों महाज अराई पर उतर आई थीं। हर वक्त एक दूसरे को जली कटी सुनाती रहती थी। उन दोनों के दरमियान गुलफाम अहमद की जात पूरी तरह पिसी जा रही थी। उस शाम वो घर में दाखिल होकर अभी सेन तक ही आए थे कि शैला ने खिड़की में आकर मुखातिब किया। आज मैंने कोफ्ते पकाए हैं, आप खाना ऊपर आकर खाइएगा, शैला ने कहा। मैं भी कोई रूखी सूखी नहीं खिलाती, मैंने भी बिरयानी बनाई है, तुम खाना हमारे साथ खाओगे। रजिया भी सेन में आकर तहकमाना अंदाज में बोली, या अल्लाह, किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, किधर खाऊं किधर नहीं खाऊं, तू ही मदद कर। गुलफाम अहमद मज़ाहिया अंदाज में बोले। दोनों जगह थोड़ा थोड़ा खा लें, शैला ने कहा। थोड़ा थोड़ा नहीं, तुम्हें यहीं रहकर हमारे साथ ही पूरा पेट भरकर खाना है, रजिया ने हुक्म दिया। मेरे कोफ्तों का क्या होगा? शैला बोली। तुम खुद ही डबल डबल ठूस लेना, रजिया बोली। तुम उन्हें फ्रीजर में रख देना, मैं कल आकर खा लूंगा, गुलफाम अहमद ने कहा। चाहे बासी खाओ लेकिन खाओगे जरूर, लाडली बेगम ने जो पकाए हैं। जाओ अभी जाकर ठूस लो, रजिया तीखे अंदाज में बोली। तुम नाराज मत हो, आज मैं तुम्हारे साथ बिरयानी खाऊंगा, कल कोफ्ते खा लूंगा। वो मसलेहाना अंदाज में बोले। नहीं, अब मैं तुम्हें बिरयानी का एक चमचा भी नहीं दूंगी, ऊपर जाकर कोफ्ते ठूसो, 2 टोक अंदाज में कहते हुए रजिया कमरे में चली गई। गुलफाम अहमद को मालूम था कि अब चाहे वो इसे मनाने समझाने की कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वो अपनी हठ धर्मी पर कायम रहेगी। लिहाजा वो ऊपर चले गए।